The increase in taxes on cigarette will not limit the use of addictive tobacco products. Many cigarette smokers will shift their spending on cigars, chewing tobacco when the law takes effect. Which of the following is true would most strongly weaken the argument above? ठीक है, ऊपर वाले को वीक करना है. Cigar and chewing tobacco can satisfy the nicotine cravings of the most cigarette smokers. The taste, smell, and texture of cigar and chewing tobacco are sufficiently different from those of cigarettes to deter from smokers from using theirs. Many health advocates use tobacco products. The government might also impose significant tax on cigar and chewing tobacco. Cigar and chewing tobacco are often more expensive than cigarettes where before the tax increases. तो यही है, देखो अब ये बोलता है कि many cigarette smokers will shift their spending on cigars ना and chewing tobacco when the law affects. तो यानी कि सिगरेट के प्राइस से कम होगा सिगार और च्यूइंग टोबैको. तो अगर ये लिखा हुआ है कि cigars and chewing tobacco are often more expensive than cigarettes where before the tax increase. टैक्स इंक्रीज करने से पहले ये महंगे थे, तो हो सकता है टैक्स इंक्रीज करने के बाद ये सस्ते हो जाए, है ना. तो ये वाला तो नहीं होगा, ई नहीं होगा. तुमने क्या डाला था? ई डाला था ना? ई डाला था सर, वो वीक इन द आर्ग्यूमेंट हाँ, बोल वो रहा है ना. इसलिए वीक नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बिफोर द टैक्स बोल रहा है कि महंगे थे. अब हो सकता है कि आफ्टर द टैक्स इंक्रीज वो सस्ते हो जाए. ठीक है, तो वो तो मैंने उस स्ट्रेंथन करने का आर्ग्यूमेंट वो लगा दिया. नहीं. ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है ना. अच्छा, दूसरा चलो, ये तो हो गया क्वेश्चन, तो तुम समझ ही गए. ऐसे सब टैक्स को ना हम लोग सिन टैक्स बोलते हैं, जैसे सिगरेट पे, शराब पे, है ना, जिसको ऐसा गवर्नमेंट और आधी से ज्यादा आबादी जिसको ये मानती है कि ये अच्छा नहीं है फॉर द सेक ऑफ ऑल्सो एथिक्स एज वेल एज हेल्थ. तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स होता है उसको सिन टैक्स बोलते हैं. और एक एक उसकी कहानी है, मतलब एक फ्रिकोनॉमिक्स करके एक बुक है. इट इज अ वेरी गुड बुक. इसमें ये बताया गया है कि समटाइम्स इकोनॉमी जो है लोगों के बिहेवियरल पैटर्न और उस पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज नोबडी इज ट्रूली रेशनल ऑलवेज. तो उसमें बताया कि जब हम सिगरेट पे टैक्स भी सिगरेट की प्राइस बढ़ाते हैं तो सिगरेट की वो कम नहीं होती, कंजम्पशन नहीं कम करती कभी भी. ठीक है, तो डिमांड का रूल जो है, डिमांड और प्राइस का रूल इस पे बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठता. तो उनका कहना ये था कि अगर आप चाहते हो कि समाज के लोग सिगरेट कम पिए, तो यू विल हैव टू कम अप विद अदर इंसेंटिव्स रेदर देन प्राइस बेस्ड. ठीक है, जैसे ऐसे ही बता दिया. कभी इंटरव्यू वगैरह में ना इस तरह की बात करने में अच्छी लगती है, बिकॉज यू नो कि मतलब जैसे हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो हमें पॉलिसी ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज और ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ पॉलिसी. जिसके लिए बनाया गया है वो भी रेसिप्रोकेट करे तब तो पॉलिसी सक्सेसफुल होगा ना. तो जैसे मान यस लो सर. कि वैक्सीनेशन की पॉलिसी लगाई गवर्नमेंट ने, ले आए, और पीपल आर नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड. उनको मतलब अवेयरनेस नहीं है, या फिर दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, दे आर नॉट थिंकिंग द अर्जेंट नीड ऑफ दैट. तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है ना, कुछ इंसेंटिव डिसाइड करना पड़ सकता है. एंड ऑल द इंसेंटिव्स आर नॉट मॉनेटरली इंसेंटिव्स, मॉनेटरी वाइज इंसेंटिव्स ओनली. तो वो इस कई बार पॉलिसी में बिहेवियरल चेंज को इंड्यूस करने के लिए इन क्या बोला मैंने अभी, इंसेंटिव्स तैयार करते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिसी मेकिंग में भी. ठीक है. जी सर, जैसे लास्ट कोविड में सर ट्रैवल के लिए मैंडेटरी कर दिए थे सर्टिफिकेट्स दैट कैन आल्सो. हाँ हाँ हाँ, तो ये एट्थ वाला भी तुमने बोला था, इसको देखूं. सर मैंने ए अ, लगाया है इसका. हाँ, ये तुमने जो लगाया था ना, इसीलिए ना मैंने डाइसी वाले में यहाँ रखा है. Namita has 20 years of copy editing experience behind her. Therefore, you are looking for an efficient copy editor to copy edit your article. You need look no further. The speaker assumes. ठीक है, मतलब इस केस में नमिता के पास 20 साल का वर्क एक्स है behind her. Therefore, if you are looking for an efficient copy editor to copy edit your article, आप
ज्यादा अब और कहीं और नहीं देखोगे, यू विल यूज नमिता। 20 year ऑफ प्रैक्टिस इंश्योर्स कॉपी एफिशिएंसी, कॉपी एडिटिंग एफिशिएंसी। तो ये आपने एज्यूम किया है, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब दिस शुड बी द आंसर। आगे क्या, द टाइप ऑफ टाइपिंग एडिटिंग फॉर द सम फॉर द न्यू सिस्टम इज आइडेंटिकल टू व्हाट नमिता हैज बीन डूइंग, नमिता's जॉब प्रोफाइल इज द बेस्ट दैट द न्यू एम्प्लॉयर इज गोइंग टू गेट, Namita is an outstandingly fast and accurate copy. Namita will fit well into, नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा ये ऑप्शन इज गुड, ठीक है। Yes, Uh, sir. Sir, what's the नाइन, answer for the previous one, sir? Previous one, like you are doing. प्रीवियस वन, अच्छा जो जिसमें हमने वो इसको बोला कि ये नहीं होगा, ओके, फिफ्थ वाले का सही है, इसका आंसर तो सही में हमने नहीं बताया। द गवर्नमेंट माइट ऑल्सो इम्पोज taxes on cigar tobacco many health, the taste smell texture of cigar are sufficiently different from those two cigarette। ये वाला एकदम ठीक होगा ना, कि अगर ये सच है तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे। बी इज द वेरी डायरेक्ट आंसर टू दैट। नाइन्थ है, रीड द कोड बाय an interview participant, many administrative setups are given by government, there is a standard structure that follows the government policy or systems and a structure. So, the structural point of view, you can do very little. 80% of variability is gone because it's a government issue, so certain procedure was to be followed even if it is time consuming। ठीक है, ये बोला कि एक इंटरव्यू पार्टिसिपेंट ने बोला, which of the following topics relates least to the quote ever? Government control, standardization, efficiency, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। तुमने इसका ठीक डाला है, पॉलिटिक्स डजंट स्टैंड, मतलब दिस इज द लीस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है अगली बार कोई दूसरी तरह की स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, है ना, बट एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो गया तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है क्योंकि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड देयर पॉलिसी, स्टैंडर्डाइजेशन है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन अ स्टैंडर्ड वो स्ट्रक्चर की ऐसे बनाना है। इफिशियंसी यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि इफिशियंसी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स इज द लीस्ट कनेक्टेड, तो तुम्हारा सही था ये, ठीक है। उसके बाद हमने मार्क किया था 15 आई थिंक, 16. हाँ 15 16, 13 14, so we have to read the entire paragraph now. It is hard to understand why there is so little good empirical work beyond anecdote or case studies. The latter are often published without reflection of choice, representation, and generalization. It is hard to state why there is so little good empirical, मतलब कम है, and the latter are often published without reflection of choice, representation, and generalization. Empirical work can be laborious, and secondary data analysis is often more time-consuming and less enjoyable than interviewing. Most American case studies appears to have been done by researchers on industry, firms, and establishment in their own backyard. While understandable, given resource constraints, such proximity research may constitute a form of provincial boosterism, conscious or not. Most case study of Southern California, Silicon Valley, and New York are subject in this regard. The policy impact of these studies, especially for regions elsewhere and at the national and international level, will be limited in this case. In this limited if this is the case, ठीक है। तो इस पूरे को समझे, एम्पेरिकल वर्क तो तुम समझ ही होगे ना, कि जब सेल्फ खुद से हम लोग डेटा लेते हैं, है ना, और उस पर हाँ, काम करते हैं, तो बोला कि ये बहुत कम है, और दूसरा कुछ है भी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने आसपास के एरिया में ले लेती है डेटा, ठीक है। तो यही जो प्रॉक्सिमिटी रिसर्च है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि दिक्कत करते हैं जब हम पॉलिसी को दूसरे रीजन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये बात की जा रही है।
तो अब 15 क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय टर्म प्रॉक्सिमिटी रिसर्च इन द अबव पैरा? रिसर्च कैरिड आउट इन अमेरिका, रिसर्च हैज एन इंटरव्यू एंड एंजॉयबल, रिसर्च दैट इंक्लूड्स फर्म्स एंड इंडस्ट्री एज केस स्टडी, रिसर्च इज कैरिड आउट सेटिंग द लोकेशन क्लोज टू, ये वाला ठीक है, इसकी डी बात हो रही लगाया थी। सर। हाँ मतलब ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि 15 का तो डी होगा। व्हाट डज ऑथर मीन बाय इंपेरिकल वर्क इन द अबव पैरा? व्हाट दैट इज laborious इन्वॉल्व प्राइमरी, ये वाला, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है सर, इसमें क्या इसमें दिक्कत है? कंफ्यूजन था। हाँ हाँ कंफ्यूजन बस। की कोई बात ही नहीं है। हाँ। फिर हम लोग नेक्स्ट है हमारा, बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता है कल बता नहीं रहा था मैंने, लास्ट ईयर हम्म हमारे पास बच्चे आए थे, किसी को अंग्रेजी नहीं आ रही थी। सर अभी वो बी, डी और बी सही लगाया था, लेकिन मुझे बी में प्राइमरी डेटा ही है, उसमें कंफ्यूजन ही था बस कि ये सही होगा अच्छा, या नहीं। हम मुझे जान मतलब इतना मैं परेशान हो गया था पिछले साल के बच्चों की कि उनकी बिचिंग अभी भी करनी पड़ती है। अब एक सामने बैठी हुई है, वो आंख दिखा रही है कि आप क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसा, तुमको नहीं बोल रहे, और भी लोग थे। हाँ, ये सम याहू और ये देखो, इसको तो सिलॉक्स की तरह आपको डील करना है। अगर तुमको सिलॉक्स नहीं आता है ना, किसी यूट्यूब में मतलब मेरे यूट्यूब में कोई एक वीडियो होगा कंप्लीट एनालिसिस सिलॉग का, ठीक है, तो उसको देख सकती हो तुम। फिलहाल मैं यह बताता हूँ, जैसे सम याहू और गूगल, तो हम हम्म इसको ऐसे बनाते हैं सम का कि ये याहू है हम्म और ये गूगल है। लेकिन हम्म मतलब ये है कि सिर्फ ये बनाने से नहीं होगा, तुम अगर तुम वो लेक्चर देखोगे तो समझोगे कि ये वाला भी जो स्ट्रक्चर है ना, this हम्म also represent the same line. But why do we prefer this? Because this guarantees that all Google is Yahoo, but this हाँ doesn't. सर। तो इसलिए हमने इसको लेके चला, है ना। तो वो पूरा लेक्चर है जिसमें अच्छे समझाया हुआ है, बट फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूँ। ओनली अ फ्यू हॉटमेल्स आर याहू, यानी कि हॉटमेल कुछ जो है, हॉटमेल जो है याहू है। तो अब ये हॉटमेल जो है ना, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, हम्म या फिर बहुत हम्म बड़ा भी हो सकता है, मतलब सबको कवर करता हुआ भी हो सकता है। एंड ऑल गूगल्स आर बिंज, तो गूगल को कवर कंसेंट्रिक करता हुआ वगैरह। हमें बिंज बनाना है। हम्म कंसेंट्रिक नहीं होगा, कंसेंट्रिक इज अ डिफरेंट थिंग, बस गूगल को कवर करता हुआ बिंज होना चाहिए। तो बिंज के साथ ना ये गारंटी है कि वो याहू का भी कुछ पार्ट जरूर ले लेगा, एंड नथिंग एल्स वी हम्म कैन से अबाउट बिंज, मतलब हम्म कंफर्मिटी। अब यहाँ हम्म ये बात का ध्यान रखना होता है कंक्लूजन में कि इफ यू आर नॉट एबल टू टेल एनीथिंग, इट्स नो। हम्म कंक्लूजन इज ओनली यस इफ यू आर एबल टू कंक्लूड इट, नहीं तो मे बी के केस में भी नो लिखते हैं, हम्म ठीक है। तो ऑल हम्म याहू, ऑल याहू आर हॉटमेल, तो देखो ये हो सकता था, लेकिन हम इसको नो लिखेंगे। हम्म एंड सम बिंज आर हॉटमेल, ये भी हो सकता था, बट इसको भी हम नो लिखेंगे। तो नीदर हम्म, वन और टू फॉलोस। ठीक है सर। तो एक बार वो देख लेना पक्का, मतलब उसमें तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। सिलॉक्स के क्वेश्चंस अगर है ना, तो समझो कि वो 100% एक्यूरेसी है उसमें, वो गलत होता ही नहीं हम्म है। अच्छा सर एक ये, इधर और वाला भी तो केस आता है। हाँ, एक इधर और इधर वाला और वाला आता है केस। जब वो मतलब वो समझ जाओगे, डिफरेंट टाइप है। एक इधर और वाला मतलब स्टेटमेंट वन और टू, मतलब होता है ना कि दोनों में से कोई, वो यूनिवर्सल केस होता है तभी। यूनिवर्सल केस मतलब ऐसा होता है, मतलब इंडिविजुअली दोनों गलत होने चाहिए और दोनों के जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल नहीं, ऑल याहूज आर इंडिविजुअली हॉटमेल। दोनों दोनों अनसर्टेन होना चाहिए, बट इवेंट मस्ट लाई बिटवीन वन और टू। तो जैसे मैंने कौन हाँ सर। एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या हेड है, तो तुम बोलोगे नहीं। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ क्या टेल है, तुम बोलोगे नहीं। लेकिन चूंकि तुमसे मैंने दोनों ऑप्शन पूछ दिया, तो तुम अल्टीमेटली क्या बोलोगे, दोनों में से एक सही तो होगा ही, बिकॉज कॉइन हैज जस्ट टू फेस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि दोनों अलग अलग से इन 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 मतलब इनकंक्लूसिव हैं, बट दोनों आपस में वो है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है। तो वन ऑफ दीज टू मस्ट बी ट्रू, ऐसा टाइप का केस होता है। उस लेक्चर में होगा ऐसा सारा, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं हम लोग, ये है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ ए लीनियर डिमांड फंक्शन, द क्वांटिटी ऑफ कैंडी डिमांडेड वर्सेस प्राइस ऑफ a सिंगल प्राइस ऑफ कैंडी।
तो ये सिंगल प्राइस ऑफ कैंडी है और डिमांड है जो कि डिक्रीज होता जा रहा है। तुम देख रहे हो ये बिल्कुल लीनियर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन इन द, तुम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, ये तो तुम्हें पता होगा ये कि ये नहीं, ये वाला नहीं था सर डाउट, इसका जो लास्ट मतलब ये वाला तो है ना 14 का वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं सर, आई डोंट हैव टू टेल इसका 14 ना। हम्म। लास्ट भी बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब सिर्फ ये बता रहा हूँ, 45 46 की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं सर, मेरे को एक्चुअली सर पूरा दिख नहीं रही है मोबाइल में स्क्रीन, इसलिए मैं भी गलत। अच्छा ठीक है, कोई बात। 47 है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था मैं कि तुमको लैपटॉप पे देखना मिल जाएगा। अच्छा, वो लोग रीडिंग वाली जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, दैट विल नॉट बी पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो अपने बच्चों के सर लिए ही होना बिल्कुल। चाहिए ना, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। What is the change in quantity demanded for a unit increase in price for a single piece of candy? तो हम्म वो मतलब वही मार्जिनल बता रहा है ना कि जैसे एक चेंज होने पे क्या हो रहा है, तो स्लोप ही तो बेसिकली बताना है ना, स्लोप के कंसर्न में। तो हाँ जैसे कहीं पे भी उठा लो, प्राइस चेंज हुआ वन का, ये वाला लाइन वो करेगा। तो प्राइस चेंज हुआ, ये यहाँ पे वन का चेंज है, प्राइस का इंक्रीज, यही बोला ना कि इंक्रीज इन हाँ सर। यूनिट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ कैंडी। तो जो डिमांड है वो कितना चेंज हो रहा है, 28 से 24 आ गया, चार का ही चेंज हो रहा है। चार ऑप्शन में नहीं है क्या? जो है। तो फिर वही होगा। अच्छा। हाँ, तो डी कहाँ गया यार। हेलो। हेलो जी सर। जी। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाइए। हम्म। तो ये फोर तो अब समझ में आ गया ना। जी सर। बस स्लोप से आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद हमारे पास कौन सा वाला है, यू डिड आस्क, मैथ सारे हो गए। हाँ सर मैच तो हो गए, हाँ सर मैच तो हो गए। गुड, गुड, वेरी गुड। तो ये बोलता है कि there is a colored figure presented in the final page of the booklet. Figure is entitled Final Energy Consumption per Capita by State. ठीक है, फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा बाय स्टेट। प्लीज स्टडी द कलर्ड फिगर केयरफुली। मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए कि एक एक और पीडीएफ इसमें खोल लेना चाहिए, उसका इसका लास्ट डुप्लीकेट पेज। कर दीजिए सर टैब का ही। डुप्लीकेट, अब यूटिलिटी यूटिलिटी वाइज जो कंप्यूटर यूज है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो मैं एमबीए आईटी हूँ हालांकि, पता है अच्छा। तो, हाँ, तो ये हमारा फिगर है। तो और ये हमारा क्वेश्चन है। तो in the state with the lowest per capita energy use, consumption of which of the following energy source dominates? इसमें अंडर किया मैंने। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बोला, इन द स्टेट द लोएस्ट पर कैपिटा हम्म एनर्जी यूज। तो हम्म। लोएस्ट पर कैपिटा एनर्जी, फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा, तो लोएस्ट तो बिहार वाले का है ना। हाँ, तो इसमें ग्रीन इसमें कलर सबसे इसमें ज्यादा है। सबसे ज्यादा, हाँ अच्छा, ट्रेडिशनल बायोमास बोला ना, मुझे लगा अदर हम्म बोला तुमने। हाँ ठीक है, ये ग्रीन इज ट्रेडिशनल बायोमास। तो हम्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें दिक्कत किसमें है, 60 वाले में, कि सबका करना है। ये सर ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वी कैन इन्फर, और मेरा सर इसका भी आंसर ना इसके ऊपर वाले का भी शायद मेरा गलत आ रहा था, मुझे अलग दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, मतलब दो ग्राफ्स इक्वल दिख रहे हैं एक इसमें। सेकंड, 58 ना। In the state with highest per capita use, consumption of अच्छा, which of the following 57 energy नंबर बोलो ना, sources? हम पढ़ते हैं। इन द स्टेट विद द हाईएस्ट पर मुझे दिख कैपिटा। नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हारे पीडीएफ पे तो नंबर होगा ना हाँ 57। मैं तो वो इन, मैं चलूंगी तो आपका एक्सप्लेनेशन चला जाएगा सर, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी।
In the state with the highest per capita energy use, consumption of which of the following energy source dominates? तो हाईएस्ट वाला गुजरात है, तो इसमें तो रेड वाला ही है ना, रेड ही सबसे ज्यादा है देखो। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ और, लेकिन इसमें हमको ये एक चीज और समझनी है कि पर कैपिटा, हाँ ठीक है रेड वाला ही ज्यादा है। इसमें मिलियन टन पर कैपिटा होगा, ठीक है ओके। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर बेस्ड solely on the data presented in the figure above? As states grow in population, their in energy consumption increases. तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को तो हम इस फिगर से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ बोल रहा है solely on the data represented in the figure. तो what you know और what you can know through Google, वो सब पे नहीं जाना है, जो यहाँ पे बताया है उसी की बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद है द स्टेट विथ हायर जीडीपी, ये भी हमें नहीं बताया है, यहाँ कहीं बताया गया जीडीपी का है कुछ कहीं पे भी? नहीं सर। ठीक है, तो वो भी गया। In order to increase per capita energy consumption without adding to emission, we need to increase the share of renewable energy mix. यहाँ पे भी कुछ इमिशन की बात की गई है क्या? नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं। नहीं की गई है। उसके बाद है स्टेट्स विद द हायर, अब देखो आंसर तो यही वाला होना चाहिए डी, क्योंकि नीचे लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ तीन द को तो अबव। हमने छाट दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं हो सकता। तो अब या तो आंख बंद करके डी डाल दो, या चलो इस पर देख लेते हैं। स्टेट विद द हायर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हैव बीन हेवली रिलायंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल, जो कि बिल्कुल दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये जो ऑयल जो लाल वाला है और वो बढ़ इलेक्ट्रिसिटी, रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। सीधी सी हम्म। बात है, तो डी मतलब वो तो, अब मुझे लगता है कि जैसे अल्टीमेटली इट्स अ टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है ना। तो अगर आप पढ़ के अच्छा समझ लेते हो तो गलत करने के चांसेस कम होंगे, नहीं? जी सर, हाँ ग्राफ प्रॉपर्ली हाँ। मतलब। अच्छा, अब तुमने 60 बोला था एक। हाँ 60 भी बोला हूँ। हाँ, तो जानकी कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ लॉन्ग सी स्पेंट ऑन हर फोन कंपेयर्ड टू हाउ मच बैटरी लाइफ रिमेनिंग थ्रू आउट द डे। अच्छा, वेरी गुड। She plotted a data in a graph which shows the variable time spent on phone in hours in x-axis. तो मतलब इसने क्या किया, x-axis पे बनाया टाइम स्पेंट ऑन फोन आवर्स में, और y-axis पे बना दिया इसने क्या, बैटरी लाइफ। एंड द वेरिएबल बैटरी लाइफ रिमेनिंग ऑन y-axis। तो जाहिर सी बात है, ये तो कर्व जो है नीचे की तरफ जाएगा, नीचे लाइन, हाँ नेगेटिव है ना। स्लोप है। हाँ, उसके बाद सी फाउंड द इक्वेशन 0.8x मतलब 4/5, 0.8 यही होता है ना, 4/5 होता है ना। हाँ सर हाँ। और +10 मतलब 10 से शुरू हो रहा है, 10 से और यानी कि 0 पॉइंट। पे 10, है ना। और 2 घंटे में मतलब 5 घंटे में 4 कम होगा, -4/5 है ना, तो 10 घंटे के यूसेज पे खत्म हो जाएगा, यही हुआ ना? नहीं, 5/4/5 है, तो 10 नहीं सॉरी, 5 पे 4 खत्म 10 घंटे होगा, बैटरी 10 पे, लाइफ रहेगी। हाँ 12:30 पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा। इसका इक्वेशन सीधा सीधा देख लो ना कि कब दूसरा वाला जीरो होगा। तो दूसरा वाला जीरो तब होगा जब इधर 12:30 यूज होगा, 12.5। तो ये हमारा बेसिकली लाइन बना। तो पढ़ा ना तुमने, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा, हाँ सर। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। एक ये बार तो एक्स सर जीरो रखोगे, बहुत बेस। हाँ। इट्स हाँ वेरी सर ये सिंपल, तो अगर है। आप मैथ के हिसाब से हम्म। भी रखोगे ना, तो एक बार एक्स जीरो रखोगे तो वाई इज इक्वल टू 10, है ना। एक बार वाई हाँ जीरो रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 10/8.8 विच इज 12.5, ठीक है। जी। तो अब मैंने ऐसे देख रहा था, मतलब मैं क्या करता हूँ, पूरा लिटरली देखने लगता हूँ कि जैसे ये -4/5 x +10 हुआ ना, तो x के 5 बढ़ने पे y में 4 घटेगा,
तो पहले पहले 5 जाएंगे तो 4 घटेगा, फिर अगला 5 जाएंगे तो 4 और घटेगा, 8 घट गया, और घटाना पूरा है 10, है ना, तो 2.5 और चले हम्म जाएंगे। तो मैंने ऐसे करके 12.5 निकाला था। एनीवे, मतलब वॉट एवर वे यू थिंक, ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया, ये आसान लगता है मुझे, ये ज्यादा आसान लगता है थोड़ा बातचीत के साथ। तो विच तो ऑफ द मैंने भी फॉलोइंग, ग्राफ ही बनाया था ऐसे आपकी तरह। अच्छा ग्राफ बना लिया था, तब क्या दिक्कत हो हाँ। गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, फॉर ईच 1 hour of time spent on phone the battery life decreases by 0.8 hours, ये तो ठीक है। Which of the following statement is the best interpretation of, यही तो सही ठीक है, ये तो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है ही। हम्म For each additional 0.8 hour of time spent on battery life increases by, नहीं नहीं decrease, ये नहीं है ना। When बी unused वाला है phone, सब। when unused हम्म phone has 9 hour, ये भी नहीं, ये तो 10 hour है। For each additional 1 hour time spent on phone, the battery life decrease by, अच्छा डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल हाँ नहीं होगा, हाँ सॉरी सब। सॉरी मैं उसमें गड़बड़ गई, ये डिक्रीज, ये वाला तो होगा 8। ऐसे लॉजिकली भी कर सकते क्या सर, बिना इतना टाइम वेस्ट किए नहीं कि नहीं, मेरा ही आपको क्वेश्चन था। आपको क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम टाइप का है, तो इफ यू डोंट नो द, मतलब हाँ, जैसे बिना ग्राफ बनाए कर हम्म सकते थे, क्योंकि इससे आपको हम्म पता चल जाता हम्म है ना। तो चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि एलोबरेटेड रखूं, बट यू कैन बी स्मार्ट एनफ टू जस्ट कंक्लूड इट बाई सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम्म। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं समझ में आया मैप वाला। सर नहीं, हाँ, बेसिक दिक्कत तो ये वाली थी मेरे को, ये मेरे तो मतलब मेरे से सॉल्व थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है इनकम बाय इलेक्टोरल वार्ड फॉर अ सिटी इन इंडिया। तो ये सिटी है, नहीं सिटी है, ऑफ कोर्स सिटी है, तो इलेक्टोरल वार्ड है, इसका इनकम है। तो जो बिल्कुल वाइट है, इनका नो डेटा अवेलेबल, अरे यार यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल, इधर वाले में लो इनकम, फिर ये मिडिल इनकम, और ये वाला जो है ये हाई इनकम ग्रुप यहाँ रह रहा है। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हम्म एक इलेक्टोरल वार्ड, इलेक्टोरल वार्ड मतलब क्या हुआ, जैसे एमएलए की कंस्टिट्यूंसी या एमपी की कंस्टिट्यूंसी, कोई भी हम्म इलेक्टोरल वार्ड। अब एक सिटी है, उसका ये इलेक्टोरल वार्ड है, उसमें लिखा हुआ है इनकम। तो जैसे मान लो कि ये जो जितने स्पेस है जो वाइट है, वहां से डेटा नहीं है, तो मतलब दे कैन बी वेरी हाई, दे कैन बी लो, और दे कैन बी एनीथिंग, है ना। हम्म जो जो थोड़ा सा लाइट शेडेड है वो लो इनकम ग्रुप के हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा डार्क है, उस लाइट से ज्यादा डार्क है वो मिडिल इनकम है, और जो बहुत ज्यादा डार्क है वो हाई इनकम ग्रुप है। ऐसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलायबली inferred from the map, income by electoral ward, the oldest part of the city are in the west। तो ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट का तो कुछ नहीं है हमारे पास, हम्म वो देयर आर फॉरेस्ट एरिया इन द वार्ड विथ नो डेटा, ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि नो डेटा कोई रीजन तो नहीं बताया है ना। एग्रीकल्चर इज अ बिग हम्म पार्ट ऑफ सिटी इकोनॉमी, ये भी कहीं नहीं बताया है। देयर इज एन एयरपोर्ट नियर द सिटी सेंटर, ये भी कहीं नहीं बताया है, तो नन ऑफ द अबव होगा। मुझे above ही होगा ना सर। हाँ, मतलब तुमको ऐसा नहीं सोचना है, कुछ ना कुछ होगा ही, जादू से हम्म। कहाँ कुछ आ जाएगा। वाइट वी कैन कंक्लूड कि भाई वेस्ट में ज्यादा इनकम है, तो ओल्डर ओल्डर सिटी पार्ट होगा। हम्म तो इसको कर लोगे ना अब। सर ये जो पॉइंट, ये किलोमीटर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका एरिया भी पूछा है, तो सर ये जो स्केल दिया है किलोमीटर्स का, ये कैसे इन्फर करें मैथ में। बहुत सिंपल है, ये देखो मतलब जैसे हम्म देखो, ये इतना एरिया है, ठीक है, यहाँ से हम्म लेके यहाँ तक का है। हम्म अब तुम ये देखो कि इसमें जैसे अगर हम थोड़ा, अगर मान लो कि मैं एग्जैक्टली बताना ही है कि कितना एरिया है, तो ये तो हम्म पूरा पूरा सिटी ऐसे हम ए बना सकते हैं रेक्टेंगुलर एक तरह से, है ना। हम्म कुछ कुछ बॉक्सेस तो फ्रीली बना सकते हैं ना। हाँ अगर हाँ दिया होता, अगर स्केल पूरा दिया होता तो हम बना सकते थे, है ना। हम्म ये एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम्म जैसे ये जो है ना, ईच ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो 10 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर का है, 1 सेंटीमीटर।
तो अब ऐसे ऐसे अच्छा। बना लो, 1 2 3 4 5 ऐसे दिया रहता तो बन सकता था। तो 7 ये है और 4 ये है, तो 28 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ हो गया। इसी तरह से सारे पार्ट्स के निकाल के वो लमसम में पता चल जाएगा कहाँ है। अच्छा, ओके सर। सिंपल सी बात है। ऐसे इसका एक बॉक्स बना लो, एक इसका बॉक्स बना लो, मतलब जितना बन जाए कोशिश हाँ, वो करके। अप्रोक्सीमेटली फिर लिख हाँ, दूंगी। उसके बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो तुमसे पूछेगा नहीं। कुछ ट्रायंगुलर हम्म। बन जाएगा, कुछ बॉक्स बन जाएगा। और जहां कहीं हमने एक्स्ट्रा छूट ले लिया, वहां कुछ छोड़ दिया है, तो वो अपने आप में एडजस्ट भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, फिर ये मैं कर लूंगी वापस से। ओके, फिर अगली बार ये वाला लास्ट वाला क्या है, तुमने देखा क्या, ये बच्चे का मैप? हाँ सर, ये बता रहे हैं कि कैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, क्वेश्चन क्या आसान इसमें है। नेबरहुड प्लान कर सकते हैं। गुड, मैंने बहुत तो सर किया है कि गुड गुड। हम्म। ये इंटरेस्टिंग है। चलो, लेकिन ये तुम खुद करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 23 वाला पेपर करेंगे, और फिर रीडिंग का सर आप डिस्कशन करेंगे। अगर फ्री हो क्या अभी, बताओ क्या तो करना मेरे है। को डाउट्स एंड तेईस वाले में। नहीं, 23 वाला भी नहीं करते हैं, थोड़ा हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन में भी बिजी हैं। ठीक है। अच्छा।